हेलो एवरीवन, वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर साइंस वन का चैप्टर वन ग्रेविटेशन, जिसमें हमने दिया था पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर कि ग्रेविटेशन क्या होता है, व्हाई डज इट एक्ट सेंट्रली। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, केप्लर्स लॉ। फिर उसके बाद हाउ डिड इट हेल्प आउट द न्यूटन टू डिराइव हिज फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। सो जस्ट हम ये इमेज आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रॉन स्टार का है। तो ग्रेविटेशन इज जस्ट नॉट ऑन ओनली ऑन अर्थ, इट इज एवरीवेयर। पूरा यूनिवर्स इसी थियरी पे डिपेंडेंट है कि उनके बीच में ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, चलते हैं हमारे चैप्टर के अंदर। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके पहले का पार्ट हमने कवर कर लिया है। सो स्टार्ट करते हैं। All the above consideration, including Kepler's law, led the Newton to formulate his theory of universal gravity. Universal gravity मतलब क्या? पूरे यूनिवर्स में हर जगह ग्रेविटी है। What is gravity? It is force of attraction. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पूरे यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट में है। जैसे कि एक फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आता है कि ये हमारा ग्रेविटेशन किसके बीच में होता है, अर्थ एंड द एनी मास ऑफ बॉडी और बिटवीन टू मासेस। तो जनरली हम लोग को लगता है कि हम लोग अर्थ के बारे में हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो लगता है कि ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ पे है, जबकि रियलिटी ये है कि इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन एनी टू मासेस विच इज सिचुएटेड एनीवेयर इन द यूनिवर्स। सो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर ये मिस्टेक तो आपको नहीं करना होगा फिलिंग ब्लैंक से। इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू मासेस। So according to this theory, every object in the universe attracts every other object with the definite force. तो कुछ ना कुछ फोर्स तो रहता है, भले कम ज़्यादा होगा कि सन ज़्यादा ग्रेविटी से अट्रैक्ट करता है अर्थ को, लेकिन या फिर हम बोले दो मासेस जो हमारे आजू बाजू में हैं, जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ट्री एंड अनदर ट्री, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हमारा जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा मेजर फोर्स है, तो वो उनको मिलने या पास में आने नहीं देता है। सो वही है कि दो बॉडी हैं, उनके अंदर कॉन्स्टेंटली कोई फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो जो उनका डिस्टेंस होता है जनरली आर लेते हैं, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अगर कोई है ए प्रोपोर्शनल टू बी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो गया। ए प्रोपोर्शनल, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे, वन अपॉन बी से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इनवर्स होता है और ये डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन से, मासेस के मल्टीप्लीकेशन से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो देख लेते हो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फिगर जो शो कर रहा है दैट टू ऑब्जेक्ट्स विद द मासेस m1, एक का मास है m1, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं और दूसरे का कंसीडर किया m2, केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कौन सा डिस्टेंस, d, distance from each other. Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as F A नहीं होगा, अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और अपॉन d स्क्वायर। सो देखिए जो हमने बोला था प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब मासेस के अंदर का मल्टीप्लीकेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए ये इनवर्सली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या होता है, जैसे मैथ्स में आपने देखा रहेगा ए प्रोपोर्शनल टू बी है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट लाते हैं। तो कांस्टेंट कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ए लिख के इक्वल लिख के के लिख देते हैं, इक्वल्स टू बी। तो ए इक्वल्स टू के इंटू बी लिखते हैं। सेम सिमिलरली यहाँ पे भी ये अल्फा का साइन हटा के, एफ अल्फा का साइन हटा के इक्वल्स टू जी लिखा। जी क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन के ऊपर बात हो रहा है, तो के जगह पे हमने यहाँ पे जी लिखा। सो एफ इक्वल्स टू जी एम 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 अपॉन डी स्क्वायर। सो हियर जी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ध्यान रखिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जैसे बताया कि के जगह पे हमने सिर्फ जी लिया क्योंकि ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब क्या, फिर से जैसे जो ग्रेविटी थी वो यूनिवर्सल थी, इसी तरह से ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू है हर एक पार्ट ऑफ यूनिवर्स में सेम रहने वाली है। ठीक है, सेम रहेगी, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल, हर जगह।
और किसके कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन की कांस्टेंट है, ये हर जगह रहेगी, चाहे आप सन और अर्थ के बीच में ले लो, अर्थ और मून के बीच में ले लो, या किसी गैलेक्सी के बीच में ले लो, सेम ही रहने वाली इसकी वैल्यू। द above law means that if the masses of, उसका मतलब क्या है, लॉ जो हमने लिखा उसका मतलब क्या है, if the mass of one object is doubled, उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास हम डबल कर देते हैं, मतलब 2 टाइम्स कर देते हैं, द फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो डबल्स, तो मतलब क्या, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो स्पीड से वो लोग अट्रैक्ट होंगे वो भी डबल हो जाएगा। तो कैसे दिख रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमको पता है कि एफ क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट के मासेस के, तो ये डबल हो गया, तो ये फोर्स भी डबल हो जाएगा, क्योंकि एक किसी एक मास को बढ़ाया। अगर यहीं पे बोलता कि हमने दोनों मास का 2-2 किलो बढ़ा, 2-2 टाइम बढ़ा दिया, तो इसको भी 2 टाइम बढ़ाया, इसको भी 2 टाइम, तो ये 2 × 2 कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो इसलिए इसने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है एनी वन, तो आप एग्जाम में ध्यान रखना है कि लिखते वक्त लिखना वन ऑब्जेक्ट का सिर्फ डबल किया है। द फोर्स ऑल्सो डबल्स, ऑल्सो द डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4। अब क्या बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस को डबल करूं तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन कितने टाइम से रिड्यूस होगा, 4 टाइम से। कैसे, तो अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज हमने डबल किया तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम से बढ़ा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो ये क्या होगा, 4 टाइम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लिया था, तो ये 2 टाइम बढ़ा, डबल हो गया। तो आपको रीज़न पता रहना चाहिए कि क्यों डबल हो रहा है, तो फोर्स क्यों डबल हुआ जब, लेकिन डिस्टेंस डबल हुआ तो फोर्स जो क्यों 4 टाइम डिक्रीज होगा, तो रीजंस के साथ आपको आंसर्स आने चाहिए। इफ द बॉडीज आर स्फेरिकल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ 2 बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज टेकन एज टू बी डी। क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर समझे, यहाँ पे अगर कोई स्फेरिकल है, कोई 2 मासेस एकदम स्फेरिकल है, ऐसा होता नहीं लेकिन अज्यूम कर रहे हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो समझिए ये जो सी है वो सेंटर है इनका, यहाँ पे इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो सीधा मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल अपना कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द लाइन, इसी लाइन के अलोंग होगा। ठीक है, इस वाले का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और इस वाले का डायरेक्शन इस तरफ होगा फोर्स का। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि डी सीधा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, सेंटर सीधा हम लोग ले लेंगे और वहाँ से डिस्टेंस कवर कर लेंगे कि इसके सेंटर में से डिस्टेंस के आउटर, यहाँ से नहीं, जो आउटर सरफेस है वहाँ से नहीं, सेंटर से डिस्टेंस क्या है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इन केस व्हेन द बॉडीज आर नॉट स्फेरिकल, ये अगर बॉडी स्फेरिकल ना हुई और हैव अ इरेगुलर शेप, then the direction of force is along the line joining their center of mass and D, तो फिर से line joining their centers पे ही रहता है, लेकिन D is taken to be the distance between the 2 center of mass। यहाँ पे center of mass बोला, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास होता है क्या, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंटर बोला, सेंटर ऑफ मास नहीं बोला। क्या होता है, जब स्फेरिकल बॉडी होती है ना, तो उसका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ मास हो जाता है, मास हो जाता है। जैसे कि ये मैंने खाली दिखाया, लेकिन आपको पता है कि ये पूरा भरा हुआ है मास से, तो हम जनरली जब ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसका मास देखते हैं कि पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, लेकिन ड्यू टू द फैक्ट दैट ये पूरा स्फेरिकल था, तो इसके सेंटर को इसका सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं। लेकिन वर्ल्ड में ऐसे तो आपको पता है कि पूरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, वो इरेगुलर शेप के हैं, ऐसे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे शेप के होते हैं, तो इनका हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनका सेंटर तो हमको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे आता है आइडिया सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि हमने स्फीयर के केस में क्यों सेंटर ही सीधा बोल दिया, क्योंकि वही उसका सेंटर ऑफ मास भी है। एक्चुअली में हम लोग को सेंटर ऑफ मास ही सबका ध्यान रखना होता है, लेकिन स्फीयर के केस में उसका इजी रहता है, सीधा सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ से जो भी पार्टिकल हर जगह सिचुएटेड है, यहाँ समझो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होता है।
सेम अमाउंट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो सेंटर यहाँ, और ये बॉडी का मानता हूँ यहाँ पे होगा। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हर जगह हर पार्ट में वो सेम है, इसलिए सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का ये वाला है और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये वाला है। सेंटर ऑफ मास कहाँ भी कहीं पे भी हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, देखिए ये लाइन, ये ज्वाइनिंग, ये डी हो जाएगा, या तो मैं कैलकुलेट कर लूँ, समझिए ये है कुछ एक, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सेंटर ऑफ मास वर्ड हमेशा याद रखना है, सेंटर याद नहीं रखना है। सिर्फ सेंटर वर्ड आता है स्फेरिकल राउंड ऑब्जेक्ट के टर्म में, अदरवाइज हर एक बॉडी को जब बात करोगे सेंटर ऑफ मास ही बोलोगे कि उनके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है, अगर आप लॉजिकल आंसर देना चाहते हो टीचर्स के सामने या अपने जब डिबेट हो रही है स्टूडेंट्स के बीच में। तो और मास, सेंटर ऑफ मास को क्या बोल सकते हैं, इट इज द पॉइंट, ये पॉइंट होता है, सिंपल है, वेयर कंप्लीट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे कुछ बच्चे आप लोग देखे रहेंगे जो बुक को हाथ में पकड़ के घुमाते रहते हैं उंगली से, तो वो क्या करते हैं जनरली सेंटर ऑफ मास पे रख के रहते हैं जहाँ से मास इक्वल रहता है, इसलिए देखा होगा आपने जब वो घुमाते हैं तो गिरता नहीं है, समझे। और कुछ बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उनको सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने नहीं आता। तो कुछ ना कुछ करके आप एग्जाम्पल के थ्रू याद करते जाइए कि सेंटर ऑफ मास होता कैसे है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। तो ये इसको और एक क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहाँ पे पूरे बॉडी का जो मास है लगता है कि वो वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, आप वो यहाँ पे अगर उंगली रख दोगे तो हर जगह बैलेंस पाओगे। ठीक है, ये होता है मतलब। तो इरेगुलर के केस में हमारा सेंटर ऑफ मास बोलेंगे और स्पेरिकल के केस में हमारा सेंटर बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास है। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है हमारा, इट कैन बी सीन दैट द वैल्यू ऑफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिंग बिटवीन द टू यूनिट मासेस केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अब हम लोग केस थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन पूछते बोले, डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ऐसे स्पेसिफिकली कुछ दिया नहीं गया है कहीं पे भी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, देखिए एफ का फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर था। तो कंसिडर क्या करते हैं, अगर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू 1 हो और d इक्वल्स टू 1 हो तो क्या होगा, देखते हैं, f इक्वल्स टू जी इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, f इक्वल्स टू जी। अब हम डेफिनेशन निकाल पाते हैं कि क्या है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, देख रहे हैं, इक्वल है। कब फोर्स कब है, जब मास जो हो वो यूनिट हो, 1 हो, और डिस्टेंस भी क्या हो, यूनिट मीटर अवे हो, 1 मीटर दूर हो, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। ये कहने का एक तरीका होता है। ठीक है, ऐसे आपको डेफिनेशन लिखना होता है। तो आपको रटने से अच्छा है समझ के वो चीज़ को लिखो, तो आप ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाओगे और बता भी पाओगे लोगों को। फिर यहाँ पे वही बोला वो लोग ने। अब उसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग, फिर से इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। एक सेकंड से रब कर लेंगे। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो 1 केजी दूसरे मास के लिए दूसरा केजी, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर में रहेगा तो मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन इक्वल्स टू जी केजी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो ये सबको भेजिए यहाँ वहाँ भी मैथमेटिकली, तो क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इक्वल्स टू जी। अब हमको पता है केजी स्क्वायर ऊपर जाए तो केजी -2 हो जाएगा एन, ये मैथ्स है। तो जी का कांस्टेंट ऐसे दिखाया जाता है। अच्छा, ऐसा यूनिट का आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 1 किलो भाजी, 2 किलो भाजी, या इतना लीटर पानी, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे ही जी को किसके टर्म में बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे उसका होता है। तो बोलेंगे
इसका जो वैल्यू है 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। किसका वैल्यू? जी का। ऐसा हम लोग बोलेंगे जब जी को हम लोग बोलेंगे तो ये इसका ऐसा यूनिट होता है। तो आपको एग्जाम में ये 1 मार्कर के लिए आता है फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, या मैच द फॉलोइंग के अंदर आता है जब आपको यूनिट्स मैच करने होते हैं। तो ये यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो। आप भूल भी जाते हो तो याद नहीं रखना है, सीधा ऑन द स्पॉट आप 30 सेकंड में डिराइव कर सकते हो फटफट फटफट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है। तो इसको वैल्यू दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी देखिए डिफाइन किया हुआ था, हमने जो डिस्कस किया था वही है उसके अंदर। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो जैसे मैं आपको एक इमेज के सहारे बता सकता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक कार घूम रही है, गोल 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 घूम रही है, तो सर्कुलर पाथ हो गया। एक कैसे होता है? एक सीधा पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ। हम मोशन करते हैं सीधा सीधा चलते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट पाथ। यहाँ पे कैसा हमारा पाथ, जो सर्कल है इसका देखिए, इसके अराउंड सर्कुलर है हमारा पाथ। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो सेम स्पीड से परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो सेम है, तो उसे बोला जाता है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको समझ जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट विथ अ सेम स्पीड इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये देखेंगे तो इसका अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? ये जो हुआ, ये गोल गोल घूम रहा था, ये तो डिस्टेंस निकालना बहुत टफ है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो मुझे इसका डिस्टेंस दे देगा? जैसे अगर सीधी लाइन रहती ऐसा, तो मैं तो सीधा मेजर कर लेता कि ऐसा है, लेकिन ये केस में कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैथ्स ने अपने को फिर से हेल्प किया हुआ है। सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, उसकी वैल्यू क्या आती है? 2πr, वेर आर इज द रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को आर बोलते हैं। तो आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि इसका डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर कि ये कार ने कितना ट्रैवल किया है। अब इसका एक और चीज होता है टाइम पीरियड। ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल घूमने में कितना टाइम लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसको एक बार घूमने में, यहाँ समझो यहाँ से स्टार्ट किया उसने, तो आ जाने दो उसको, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, इसको पूरा घूमने में कितना टाइम लगा? तो 4 से 5 सेकंड का लगा। इसी को बोल लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जैसे हमने बोला था। वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन इज पॉसिबल ओनली when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle। ये हमने ऑलरेडी, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बार बार लग रहा है कि मैं चैप्टर 1 के बारे में क्यों बोला, क्योंकि चैप्टर 1 जो इन पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था वहाँ पे कि ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। फिर से बताया तो 2 मिनट में आपको फटफट बताना चाहूँगा कि क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल या राउंड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका मोशन परफॉर्म करने के लिए एक फोर्स रहती है जो इसको अंदर से खींचती रहती है, उस फोर्स का नाम था सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है हर एक सर्कुलर मोशन के लिए। अगर आप इवन समझिए कोई बस मूव हो रही है अलोंग दी ये कर्व पाथ, जब वो टर्न लेती है तो उस टाइम पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही उसको हेल्प करती है टर्न लेने के लिए। फिर इवन हमारे जो प्लैनेट मूव हो रहे हैं अराउंड सन, उसके लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल। जो मून रिवॉल्व हो रहा है अराउंड अर्थ, उसके लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। हर एक चीज अगर सर्कुलरली घूमना चाह रही है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये फोर्स कैसा होता है, इसका डायरेक्शन पूछते हैं। इसका फोर्स का डायरेक्शन समझो, ये ऑब्जेक्ट कोई मास यहाँ पे अगर मैं घुमा रहा था स्ट्रिंग से बांध के, तो इसका फोर्स पूछते हैं कि इसका डायरेक्शन कहाँ होता है। तो इसका डायरेक्शन होता है अलॉन्ग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर। तो रेडियस के अलॉन्ग रहता है, लेकिन कहाँ की तरफ रहता है? सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स सीपीएफ। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ m इज द मास
ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई जो घूम रहा है उसका, जो मतलब समझो मेरे केस में कार का मास, और कार के अंदर कोई बैठा है आदमी तो उसका भी प्लस हम लोग कर लेंगे, तो मास। v इज द वेलोसिटी या स्पीड, ये मतलब जितने स्पीड से वो घूम रहा है, and r is the radius of circle, r radius है, then it can be shown that the force is equal to f mv square by r। अच्छा, अब ये कहाँ से आया? देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सिलरेशन, ये हमको पता है लोअर स्टैंडर्ड से। सो ये वहाँ से ये फॉर्मूला लोग ने डिराइव किया हुआ है। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये आपको लाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी टाइम कम रहता है आप लोग के एग्ज़ाम में। अब बेसिक वैसे आपको 6-7 सब्जेक्ट याद करके जाने हैं, तो ये रैदर देन शोइंग आपको ये 11th-12th में ऑलरेडी आ ही जाएगा ये कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ बेसिकली याद कर लेते हैं कि फोर्स क्या होता है, mv² होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है mr ओमेगा²। यहाँ पे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, लेकिन आपको सिर्फ अपने 10th तक याद रखना है mv²/r होता है। कहाँ से आया, मैंने सिर्फ इतना बता दिया आपको कि फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन से यूज करता है। इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कोई प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट मतलब जो उसका पाथ है उसको सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड्स द सन मस्ट बी इतना। तो वही बात फिर से रिपीट किया, फोर्स इक्वल्स टू mv²/r, वेयर m इज द मास ऑफ, ध्यान रखना, प्लैनेट नॉट द सन, and v is the speed of the planet and r is the distance from the sun, then speed of the planet can be, अब so हम लोग अब फॉर्मूला डिराइव करने जाएंगे, speed of the planet can be expressed in the terms of period of revolution। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या बोला था कि टाइम कितना ले रहा है वो एक रिवोल्यूशन परफॉर्म करने को, सिंपल यही है। सो वी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो स्पीड है उसको हम लोग टी के टर्म में दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? तो वी क्या होता है, डिस्टेंस। मैं एक बार आपको यहाँ पे पूरा लिख के बता देता हूँ। व्हाट इज वी? वी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हमारा जो इसको डी वाई कैपिटल टी लिखूंगा क्योंकि प्लैनेट है तो कैपिटल टी, टाइम पीरियड। अब हमको पता है अगर ऐसा सीधा रहता तो इसको हम लोग मेजर कर लेते, लेकिन ये सर्कुलर है तो इसका हमको कौन से फॉर्मूले से मिलेगा, 2πr से। तो इसको क्या लिखूंगा, 2πr/t। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर हमको पता है फोर्स क्या होता है, mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब 1 और 2 से क्या होगा, मैं v का वैल्यू पुट कर दूंगा 2πr/t इंस्टेड ऑफ ये। तो देखिए कैसे लिखेंगे, m इंटू वी का वैल्यू क्या है, 2πr/t का होल स्क्वायर अपॉन r। 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और ये पूरे का अपॉन क्या है, आर। अब ये आर आर कैंसिल करते हैं, कैसा दिखेगा, 4m पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर। अब इसमें क्या बोला वो लोग ने, ऊपर नीचे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मैथमेटिकली पॉसिबल है आर स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या दिखेगा फॉर्मूला, 4m पाई स्क्वायर r³ अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इतना देख लेते हैं पहले कि d इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लैनेट इन वन रिवोल्यूशन, दैट पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट, पेरीमीटर ऑफ द मतलब क्या था, हमने कंसीडर किया था वो सर्कुलर होगा, हमने सिर्फ कंसीडर किया था, दैट इज 2πr होगा। सो r इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड t इज द टाइम टेकन, तो उसको देखेंगे t से। तो v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने लिखा था d/t, और d क्या होता है 2πr/t। फिर हमने क्या देखा था, फोर्स इक्वल्स टू mv²/r था, तो यहाँ पे हमने v की वैल्यू पुट कर दी 2πr/t। फिर देखो यहाँ पे जो कटविट करके बचा था ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है। फिर इसके बाद क्या, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दी आर स्क्वायर ऑन दी बोथ द साइड। तो ऊपर नीचे हमने क्या आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए एक स्टेप इसने गैप करे, तो मैं वो स्टेप लिख के दिखाता हूँ आपको। अब क्या होगा,
अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये टी स्क्वायर को एक साइड लिख लेता हूँ, 4 पाई स्क्वायर एम, आर स्क्वायर को यहाँ, और टी स्क्वायर को यहाँ लिख लेता हूँ, आर क्यू को ऐसे। सिर्फ मैंने इसे अरेंज किया है। अब हमें पता है केपलर ने क्या बोला था, केपलर ने बोला था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो यहाँ से मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए इक्वल्स टू के लिख के आर क्यू लिख दूंगा। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू के, लेकिन हमारे केस में टी नीचे है, आर ऊपर है, तो इसे उल्टा करने के लिए क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कर देंगे। तो ऊपर आते ही आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/के, उल्टा कर दिया दोनों को, इसको नीचे ला दिया, इसको भी नीचे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मैं लिख सकता हूँ आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 1/के, तो मैं हटा दूंगा उसे। 4 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/के, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो ये लोग ने भी वही लाया है, देखिए 1/के। अब आपको पता होना चाहिए कि 4 एक नंबर है तो चेंज नहीं होना, मास किसी प्लैनेट का चेंज नहीं होना, उसी के साथ हमारा पाई स्क्वायर भी नहीं चेंज होना, और के भी नहीं चेंज होगा किसी भी प्लैनेट का, क्योंकि के तो खुद कांस्टेंट है। तो ये देखिए 4m पाई स्क्वायर अपॉन के, ये तो पूरा कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये जानते हैं, तो फोर्स डायरेक्टली किससे हो जाता है, प्रोपोर्शनल। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये पूरे के वजह में कांस्टेंट लिखूंगा, तो इसको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, फोर्स 4m पाई स्क्वायर के इंटू 1/r², सिर्फ के को, तो ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट, तो देखिए यहाँ पे उसने वही लिखा है, कांस्टेंट लिखा है। अब क्या, यहाँ पे इक्वल को हटा के मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिख सकता हूँ, और इससे पता चलता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से पता चला हमारा क्वेश्चन जो शुरू था, व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम यूनिवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके लॉ का जो उसका फॉर्मूला, उसमें उसने ना एफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर को कंसीडर कर लिया था। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको बताता तो मुझे समझाने में टफ रहता, अब आप समझ रहे हो कि उसने डायरेक्टली ये सब कैसे ले लिया था। देखिए अब वो कैसे पहुंचे, उसने दिमाग कैसे लगाया था, ये चीज़ समझने लायक है। Thus, the Newton concluded that the centrifugal force, which is the force acting on the planet and is responsible for circular motion, must be universally proportional to square of the distance between the planets and the sun. यहाँ तक न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, hence postulated the inverse square law of gravitation. The gravitation force is weaker than the force। अच्छा यहाँ तक हम लोग पहले देख लेते हैं कि उसने क्या बोला कि अगर जो ग्रेविटी है, मैं ग्रेविटी के लिए यही फॉर्मूला, उसने मासेस को लिया था, उसने डिस्टेंस लिया था, स्पीड लिया था, उसने क्या पता किया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये उसने पता कर लिया था। अब फिर से वही पढ़ा, तो उसने देखिए क्या बोला, न्यूटन आइडेंटिफाइड द फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हेंस पोस्टुलेटेड द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन जहां भी रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर के, जहां भी कहीं पे भी दो मासेस के बीच में रहे। ये उसने प्रूव करके दिखा दिया। कैसे, उसने देखिए स्टार्टिंग में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ले लिया, और वहां से वो लाते गए कि ऑब्जेक्ट दो होंगे तो उनके बीच में रिलेशन, तो वहां से पता चला कि फोर्स जो ये है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसने बोला ये कुछ और नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो इतना इंटेलिजेंट काम किया उसने, ठीक है। तो सीधे हाथ से अगर घी ना निकले तो उसने उंगली टेढ़ी करके देखी। अभी क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स इज मच वीकर दैन द अदर फोर्सेस इन द नेचर, बट it controls the universe and decides its future. This is possible because of huge masses of planet, stars and other constituent of the universe. ये लाइन बहुत
अच्छी लाइन है, बहुत सेंटी लाइन लिखी है बुक वाले ने कि क्या होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, आप देखोगे तो बहुत छोटा है, कितना सा है ये अर्थ पे एक्ट कर रहा है, थोड़े थोड़े दो मासेस के बीच में ही एक्ट कर रहा है ये। लेकिन आप जब देखोगे तो वो क्या बोलना चाहता है कि पूरे यूनिवर्स को लेकिन जो कंट्रोल कर रहा है, यूनिवर्स को जो कंट्रोल कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कम या ज़्यादा होने से पूरे यूनिवर्स पे असर पड़ता है। कैसे? जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जब अर्थ जैसे ये बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी का स्टार्ट करते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को हर एक टॉपिक में यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग कुछ बातें थोड़ा एक्स्ट्रा जान जाओ। थियोरेटिकल क्योंकि एक्सप्रेशन हम लोग ला सकते हैं वो आप लोग को ऑलरेडी, लेकिन ये सब बातें लिंक नहीं कर पाओगे आप फ्यूचर में। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है, बोलते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जितना ही मास आज दिख रहा है वो एक जगह एक पॉइंट मास में आके जमा होने लगा था, और वो इतना कम समय में इतना ज़्यादा वेट इस मास के ऊपर आ गया था ना कि ये इनटॉलेबल था। तो उसके बाद क्या, ये एक्सप्लोड हुआ। टाइनी मास, आप लोग कहीं पढ़ेंगे, टाइनी मास पे बहुत सारा डेंसिटी जमा हो गया था, मतलब क्या, मास जमा हो गया था। इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ वर्ल्ड में। और वो एक्सप्लोजन से जो सब लोग दूर 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 गए और वो मूवमेंट करना शुरू किए, इससे गैलेक्सी और गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी बने, और सोलार पैनल हमारा, जो हमारा सोनार पूरा सिस्टम है वैसा पूरे प्लैनेट सिस्टम बने। ठीक है, ये हुआ। अब क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड इज एक्सपांडिंग, वर्ल्ड और यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। यूनिवर्स का बोल रहे हैं कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर होते जा रहे हैं, अभी तक बिग बैंग थ्योरी का इफेक्ट है कि अब लोग अभी तक दूर होते जा रहे हैं, तो एक्सपांडिंग। तो इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटी। दो मासेस के बीच की जो ये मासेस के बीच की ग्रेविटी कम हो रही है, लेकिन वहीं पे जब यूनिट मास जमा हो रहा था तो इनको अट्रैक्ट करके लाने वाला ही ग्रेविटी था, तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब आप समझ सकते हो कि किसी के पास आना, समझो इसी टाइम पे क्या हो रहा है, ये किसी और प्लैनेट के नज़दीक भी जा रहा है। तो ग्रेविटी का मिला जुला हिसाब पूरे यूनिवर्स का फ्यूचर डिसाइड करेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत, नाम में हमको लगता है कि ऐसा रहेगा कि जो हम लोग को अर्थ के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं, इसी थियरी को मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव थियरी बताई थी। ग्रेविटेशनल वेव थियरी कि पूरे वर्ल्ड में दो अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं, मास हैं, बहुत बड़े मास हैं, अगर ये मूव हो रहे हैं तो इनके मूवमेंट से ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है जो अर्थ तक पहुंच रही है। और ये कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोजेक्ट हुआ था 2 साल पहले, लीगो प्रोजेक्ट। पहले जब आइंस्टाइन ने लोगों को बताया तो लोगों को लगा कि नहीं, भले इसने ई इक्वल्स टू MC स्क्वायर बोल दिया था तो जैसे था, लोग मानते नहीं थे। लेकिन जब ये मास कैलकुलेट कर रहा था ना, एनर्जी कैलकुलेट कर रहा था दो ऑब्जेक्ट के अंदर ना, तो इसको एक टर्म हमेशा मिसिंग मिल रहा था। उसको कुछ अमाउंट, धरती पे जितने फोर्सेज हैं वो कैलकुलेट करने का जो एनर्जी होना चाहिए था एक ऑब्जेक्ट में ना, उसको हमेशा कम मिल रहा था। उसने सोचा कि इसको कुछ आउटसाइड ऑफ द अर्थ से भी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि वो जो फ्रैक्शन ऑफ जो उसके कैलकुलेशन में कमी आ रही है, मतलब ये बाहर से आ रही है। तो उसने क्या बोला, ये ग्रेविटेशनल वेव है, मतलब कोई दो बड़े मास वो या तो रोटेट हो रहे हैं, या तो मर्ज हो रहे हैं, या तो स्प्लिट हो रहे हैं, इनके वजह से ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हो रही है, वो अर्थ तक पहुंच रही है। लोगों ने उस साल 70 साल पहले नहीं माना था, आज लेकिन प्रूफ मिल चुका है कि ये ग्रेविटेशनल वेव होते हैं, जिससे हमें ब्लैक होल की थियरी पता चल जाएगी। ब्लैक होल की थ्योरी हो गई, ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में, जैसे मैंने स्टार्ट में ऑफ द लेक्चर में ही रखा था, इसलिए मैंने उसको बेसिकली रखा था, न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में। ये सब हम अब पॉसिबल है कैलकुलेट कर पाना। तो आजकल प्रोजेक्ट चालू है, खुद इंडिया भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, इंडिया भी इसमें अच्छा पार्ट ले रही है। तो हम लोग एक दिन फ्यूचर में अगर रहा अच्छे से पेज चलते रहा तो हमको और ज़्यादा हमारी यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा। तो जो लाइन लिखा है यहाँ पे, ये लाइन छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में इसने इमोशनल डायलॉग ठोका यहाँ पे कि दो ये फोर्स छोटी है, तो बोलते हैं ना छोटी छोटी, जैसे शक्ति, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये फोर्स छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जैसे कि जो हम लोग का वो होता है ना, अमृत थोड़ा ही रहता है लेकिन उसका इफेक्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा है। सही दवाइयाँ रहती है बहुत थोड़े अमाउंट में, हमारे को बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं। तो हर एक चीज़ ज़्यादा होने पे ही अच्छी नहीं होती, कम रहेगी फिर भी अच्छी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, वीक है, लेकिन इसी से पूरा यूनिवर्स डिसाइड हो रहा है।
ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, जितने दोस्तों को अपने हो सके उनसे उन्हें बता कि आप ये प्लेटफॉर्म पे लेके आए, क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि सितंबर तक हम वीडियो ख़त्म कर लेंगे। तो क्या है, उन्हें स्टार्ट से ही जुड़ जाएंगे तो उन्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम आपको गाइड कर पाएंगे प्रॉपर वे पे। ठीक है, तो आप हमें अपना हेल्प दिखाते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय।